जनता महासंग्राम में मैं हूं आपके साथ पारुल और मैं हूं मनीष राजपूत आपके साथ। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कल से इलेक्शन स्टार्ट है। जी हां, कल से पहले चरण के मतदान होने हैं और सबसे पहले हम उस सीट के बारे में बात करेंगे जहां कल वोटिंग होगी, यानी बस्तर लोकसभा सीट की। जी हां, तो बस्तर लोकसभा सीट का आप समीकरण जाने और साथ ही साथ उसके के साथ ही हम बताएंगे आपको आखिर क्या कुछ वहां पर प्रत्याशियों के बारे में मतदाता सोच रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है सीट के, ये भी बताएंगे। जी हां, तो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता को लुभाने में जुट गए हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट की, तो एक तरफ बस्तर अपने सौंदर्य के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी तरफ लाल आतंक के साए यहां के लोगों को अपनी जिंदगी काटने को मजबूर, यहां के लाल आतंक के साए में लोग अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली बस्तर सीट को लेकर हम बात करेंगे और क्या कुछ कहती है बस्तर सीट, विश्लेषण करें उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बस्तर शहर अपने अनूठे आदिवासी मूल निवासियों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां से बीजेपी ने 1998 से 2014 तक लगातार पिछले 6 चुनाव जीतती आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक बस्तर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आजादी के बाद 1952 से अब तक यहां कुल 16 चुनाव संपन्न हुए। 1999 तक यह लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी। साल 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद बने छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने के बाद यहां से 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। यहां मुख्य पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। आइए एक नजर डालते हैं बस्तर सीट पर हुए पिछले 4 लोकसभा चुनाव के समीकरणों पर। 2004 के चुनाव में बस्तर सीट की स्थिति, बीजेपी से उम्मीदवार थे बलीराम कश्यप, तो वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार थे महेंद्र कर्मा। नतीजा, बीजेपी के बलीराम कश्यप जीत गए और जीत का अंतर रहा 54,373 वोट। 2009 के चुनाव में बस्तर सीट की स्थिति, बीजेपी ने फिर बलीराम कश्यप पर भरोसा करते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने शंकर सोठी को उम्मीदवार उतारा। नतीजा, बीजेपी के बलीराम कश्यप एक बार फिर जीते और जीत का अंतर रहा 1,02,62 वोट। बात करें 2011 के उपचुनाव में, तो बस्तर सीट की स्थिति थी, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रहे दिनेश कश्यप, तो वहीं कांग्रेस ने कवासी कर्मा को मैदान में उतारा। नतीजा, बीजेपी के दिनेश कश्यप जीत गए और जीत का अंतर रहा 88,884 वोट। 2014 के चुनाव में बस्तर सीट की स्थिति, बीजेपी ने दिनेश कश्यप को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने दीपक कर्मा को। नतीजा रहा, बीजेपी की दिनेश कश्यप जीत गए और जीत का अंतर 1,24,359 रहा। वर्तमान में यानी 2019 के इस लोकसभा चुनाव के दंगल में बीजेपी की तरफ से मैदान में है बैदूराम कश्यप, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज उम्मीदवार हैं। अक्सर उम्मीदवार की जीत के अंतर क्षेत्र के रहवासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आते हैं। क्षेत्र का निर्माण, मूलभूत सुविधाएं मिलना, शिक्षा, लेकिन आज भी लाल आतंक और घने जंगलों के बीच बसे इस बस्तर में आज भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो तस के मस बने हुए हैं। आइए बताते हैं कि आपको क्या है वो मुद्दे। नक्सलवाद यहाँ की बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में किसानों की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहाँ पर लोगों का विस्थापन बड़ी समस्या है। आबादी के अनुपात में आरक्षण भी बड़ा मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता किसे आशीर्वाद देकर सत्ता में बैठाती है, और देखना ये भी होगा कि आए दिन सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच होती झड़पें, गिरते शव, देश भर के अखबारों की सुर्खियां बनता बस्तर कब अपने असली सुंदरता को
प्राप्त होगा। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो वो एक तस्वीर जो आजादी के 70 दशक बाद भी वैसी की वैसी ही है। यानी कब बस्तर में एक नया सवेरा होगा जो एक नई सरकार के साथ एक नई जिंदगी लेकर बस्तर में रह रहे लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। तो वक्त है बदलाव का नारा लेकर सत्ता में आई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीपक बैस। जी हां, और बेदुराम कश्यप को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी में। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बस्तर सीट पर कल होने वाले चुनाव में मतदाता किसे अपना मत देता है। लेकिन अगर इस सीट की खासियत की बात करें हम मनीष, तो ये सीट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। नक्सल एक ऐसा फैक्टर है यहाँ पर जो इस क्षेत्र के विकास में रोड़ा बना हुआ है। अब ऐसे में सरकारें विकास करने की कोशिशें भी करती हैं, तो क्या आलम होता है हमने पिछली सरकार के समय देखा। लेकिन जब से ये सरकार आई है, 3 महीने का जो वक्त देखा है, इसमें काफी कुछ बदलाव इस जगह से दिखाई दे रहे हैं। अब चुनाव में ये बदलाव कितना अपना फैक्टर देते हैं, क्योंकि कश्यप फैक्टर तो यहाँ है, लेकिन जो सरकार है उसको लेकर भी अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ रोल निभाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मैं आगे बढ़ूं और उससे पहले हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ हेड अनिल श्रीवास्तव जो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल जी, आपकी नजर में क्या कहती है बस्तर सीट? बस्तर जो लोकसभा क्षेत्र है जी, वो उसकी अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग कल्चर है। किसी जमाने में यहाँ राजा प्रवीण चंद्र भंजूदेव जो थे, उनकी टूटी बोटी चलती थी और आदिवासी उन्हें भगवान मानते थे जी। उस समय यह किसी भी समस्या से ग्रस्त नहीं था। बस्तर जो है क्षेत्रफल के मामले में जो केरल राज्य है उससे भी बड़ा क्षेत्र है ये जी। और यहाँ पे पूरा 80% एरिया जो है वो वन अंचल है और पूरा आच्छादित है और 20% एरिया जो है वो सामान्य है। बस्तर में मूलतः लोग आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं, मूल वहाँ के लोग आदिवासी हैं। और जहाँ तक उद्योग की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि जो वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। वहाँ जितने भी लोग आए, दूसरी बात धनधान्य से पूर्ण है। वहाँ पे जो है लो अयस्क मिलता है, जिससे भिलाई स्टील प्लांट चल रहा है और पूरा माल जो है रसिया को जाता है। इसके अलावा खनिज उपज भी वहाँ पे खनिज के अलावा जो है वहाँ पर कृषि उपज भी है और सागौन के जंगल भी हैं जो पूरे देश में यहाँ से सागौन जाता है। इसके बाद भी बस्तर जो है की उपेक्षा की जाती है। बस्तर हर मामले में पीछा है और यदि बस्तर में उद्योग के मामले में बस्तर का ख्याल रखा जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती और न ही नक्सलाई समस्या पैदा होती। बिल्कुल, शायद विकास नहीं हुआ है या ये एक नाराजगी भी है। और जिस तरह से घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं और कल इलेक्शन है उसको लेकर भी हम घटनाओं को जोड़कर इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान होने की कवायद लगातार चुनाव आयोग करता है। तो अभी जो हाल ही में वहां का माहौल है, क्या लगता है आपको चुनाव आयोग अपने जो कयास है या फिर उन्होंने जो उम्मीदें लगाई हैं उस पर कितना कामयाब होने वाला है? बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हमने 6 अप्रैल को जो है बालोद में जो नक्सलाइट हिंसा हुई थी, उसके बाद हमने 5 तारीख को जो है अनारी चैनल के माध्यम से सुब्रत साहू जो यहाँ के निर्वाचन के प्रमुख हैं उनसे हमने बात किया था। तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी लॉ एंड ऑर्डर बना के रखेंगे और हम चाहेंगे विधानसभा की तरह बस्तर में भी जो है 80% 90% वोटिंग हो। और क्योंकि पहले बस्तर में 30, 35, 40% वोटिंग होती थी जी। लेकिन वर्तमान में जो घटना हुई सीधा दंतेवाड़ा में सीधा नक्सली अटैक हुआ और उसके बाद जो है वहां का वातावरण जो है पूरा भयाक्रांत हो गए लोग। और आज की स्थिति में तो कल घटना के 4 बजे जो घटना हुई है उसके बाद तो पूरा जो दंतेवाड़ा में सन्नाटा है, पूरा बस्तर एरिया में सन्नाटा है। बस्तर, बीजापुर, आपका बेचेली, गीदम, पूरा वहाँ के लोग जो हैं दुकानें बंद कर दिए हैं डर के मारे और दुकान तक नहीं खोले हैं। अनिल जी, जानना चाहेंगे अभी इस हफ्ते में ये 5वीं बहुत बड़ी घटना हुई जहां पर आज 50 किलो का आईडी सुरक्षा कर्मियों ने जब्त किया है। एक बड़ी नक्सलियों की कोशिश थी, उसको नाकाम किया है। और कल देखा जाए तो लोकतंत्र का महापर्व है जहां पर बस्तर उस गढ़ में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उतने पुख्ता हैं जितने होने चाहिए या फिर भी अभी भी जैसे कि और भी चुनावों में होता है कि आतंकी अपना आतंक मचाने के लिए लागू रहते हैं, तो क्या इस बार इन चीजों से सुरक्षा कर्मी और प्रशासन बच पाएगा? इस समय जो विधानसभा चुनाव में जो चुनाव हुआ था
उस समय जो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई थी उससे जनता भी निर्भीक थी और चुनाव करवाने वाले अधिकारी कर्मचारी भी निर्भीक थे। परंतु जो अभी चुनाव के 2 दिन पहले कल मतदान होना है और 9 तारीख को जो घटना घटी है उसके बाद वहां का माहौल एकदम बदल गया है। और इसके अलावा नक्सलाइटों ने चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है और पूरे गांव में आगाह पड़ दिया है कि चुनाव में जो वोट डालेगा उसके साथ जो है नक्सली जो है अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसके चलते ये उम्मीद की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा घटेगा। यदि 50% मतदान भी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ की अगर हम राजनीति को समझने की कोशिश करें तो यहाँ से हम अगर जब हम देख रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशी जो दीपक बैज है उनको टिकट नहीं मिला था, उससे पहले यहाँ की राजनीति बहुत गरमाई हुई थी टिकट मांगने को लेकर। महेंद्र कर्मा के पुत्र छबिंद्र कर्मा है, उनका भी नाम उस वक्त सामने आ रहा था। शंकर सोडी बस्तर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष राजमन बैजाम का भी नाम सामने आ रहा था। कई और नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन दीपक बैज को टिकट दिया गया। तो क्या जिनको टिकट नहीं दिया गया है उनका रवैया कैसा है दीपक बैज की तरफ? क्या वाकई वो सपोर्ट करने वाले हैं? क्योंकि जब तक पार्टी के आला नेता सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे जीत मिल पाएगी कांग्रेस को इस गढ़ में? दीपक बैज जी और हैं, और दूसरा भाजपा के जो बैजूराम कश्यप हैं जी, बसपा से हत्तूराम मंडावी जी हैं। और यहाँ जो स्थिति है, बस्तर की जो स्थिति है, इसमें जो चुनाव, इसमें जो संघर्ष है, तीनों के बीच कांटों का संघर्ष होगा क्योंकि तीनों उम्मीदवार नए हैं और एक व्यक्ति जो है उसको दूसरे क्षेत्र के लोग, विधानसभा के क्षेत्र के लोग नहीं जानते। ये स्थिति है और वो जो उम्मीदवार टिकट दी गई वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है और वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था कि उसको लोकसभा चुनाव लड़ना है जी। तो पहले से वो प्रिपेयर्ड नहीं था और लोकसभा चुनाव में नामांकन के बाद इतना कम समय बचता है कि वो सब जगह जा भी नहीं सकता। अनिल जी, कल लोकसभा चुनाव, कल मतदान का दिन है, ईवीएम मशीनें लग चुकी हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हर बार के चुनाव के समय देखा जाता है कि ठीक चुनाव के एक दिन पहले, जैसे कि कल की भी घटना हुई और कल जैसे कि मतदान है, आतंकी जो है नक्सलवाद है वो अपना वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और प्रशासन हर बार ये चीज ताल ठोकता है कि पुख्ता इंतजाम है। तो इस बार क्या मतदान केंद्रों के पास बटालियंस तैनात की गई है या खुफिया तंत्र कुछ इतना मजबूत दिखाई दे रहा है कि प्रशासन हर चीज को सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे लेके जाएगा? सर जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं छत्तीसगढ़ का होने के नाते बस्तर की नस-नस से वाकिफ हूँ और आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि बस्तर के लोगों को पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। बस्तर की जो पुलिस भी है वो नक्सलाइटों से अपनी सुरक्षा करती है। यदि आप टीम को भेज लें गीदम या बचेली, तो पुलिस के थाने में जो पुलिस वाले रहते हैं वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था में ही लगे रहते हैं और पहले दीवार खड़ी रहती है, उसके बाद कांटे का तार लगा, लोहे का तार लगा होता है, उसी में करंट बहता रहता है और उसके अंदर में पुलिस वाले अपना, और उनके घर भी वहीं पे हैं। यदि कोई आपको दौड़ा के पीछा करना चाहे और आप चिल्लाते रहोगे तो आप मर जाओगे, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। ये बस्तर की स्थिति है जी। अनिल जी, ये बड़ा सवाल है कि जहां प्रशासन उन पुलिस वालों को इसलिए तैनात करता है कि आमजन जो है वहां के वो अच्छे से रहें और पुलिस खुद अपनी सुरक्षा में लगी है। आप क्या कारण मानते हैं, ऐसा क्या कारण है जो पुलिस वालों को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि पहले अपनी जान बचाओ उसके बाद स्थानीय लोगों की? ये मैंने आपको इसका तो एक ही पहलू बताया। दूसरा पहलू एक ये बात भी है कि बस्तर में यदि आप रायपुर से जगदलपुर की तरफ जाएं तो चाराना के बाद कोई पुलिस वाला आपको सड़क में खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। और यदि दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय है जहाँ पे बड़े अधिकारी रहते हैं, पुलिस का कैंप भी है, सेना का कैंप भी है, परंतु 4 बजे के बाद दंतेवाड़ा में दुकानें अपने आप बंद हो जाती हैं और कोई जो है घर से निकलना पसंद नहीं करता। वहाँ की जो कॉलोनी है, अधिकारियों की कॉलोनी जहाँ अफसर रहते हैं, उनके घर के दरवाजे, पीछे के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। उन लोग कहते हैं कि यहाँ पे चोर नहीं आता, यदि आएंगे तो नक्सलाइट आएंगे और वो दरवाजा तोड़ के नहीं आएंगे, वो बम ब्लास्ट करके घर आ जाएंगे, इसलिए पीछे का दरवाजा ही बंद नहीं करते जी। बिल्कुल अनिल जी, ऐसे में अगर वर्तमान संसद के कामों की बात करें तो जाहिर सी बात है जब वहां पर लोग चाहते ही नहीं है काम हो, वहां पर लोग 4 बजे 3 बजे के बाद अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, पुलिस वाले सुरक्षा में लग जाते हैं, तो विकास नाम की चीज तो वहां पर हुई नहीं होगी। और ऐसे में जो कोशिशें भी की गई है तो उसमें कितने जवान शहीद हुए बीजेपी के शासनकाल में, ये भी हमने देखा। अब कांग्रेस जब बोली की बात करने के लिए आगे बढ़ रही है तो क्या जो उनके प्रत्याशी हैं वाकई कुछ कमाल कर पाएंगे वहां? क्योंकि वहां के तो लोग ही नहीं चाहते ऐसा कुछ हो।
वहाँ के लोग चाहते हैं कि विकास हो, वहाँ के लड़के भी, वहाँ के जो पुरानी पीढ़ी थी वो बात अलग है, लेकिन आजकल के आज की पीढ़ी में वहाँ लड़के पढ़े लिखे हो गए हैं और लेकिन नौकरी करना चाहते भी हैं। वहाँ के लोग बाहर निकल के भी आते हैं, कुछ लोग रायपुर भी आते हैं, बिलासपुर भी आते हैं, वहाँ भी डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक पहल ही नहीं की। राजधानी से जो लगभग 300 किलोमीटर दूर है बस्तर, और वहाँ पे विकास पहुंचा ही नहीं है। ना ही कोई कल कारखाना बनाया गया है, ना ही कोई सिंचाई के साधन भी हैं, ना वहाँ पे कोई उद्योग स्थापित किया गया है। सिर्फ वहाँ पे जो व्यापारी हैं, बस्तरियों का मूल रूप से जो बस्तरियां हैं उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी अगर चेहरा बदल भी रही है तो चेहरा बदलने के साथ क्या उसे फिर से वापस वो विश्वास मिलेगा उस क्षेत्र में? बिल्कुल ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी। इसका फायदा जहाँ की जनता को अभी तक नहीं मिल पाया है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि बस्तर में इतना आतंक है कि पुलिस वाले को बस वाले भी गाड़ी में नहीं बैठाते यदि वो वर्दी में होता है। तो यदि कोई बाइक वाला है और पुलिस वाला लिफ्ट मांगता है और यदि वर्दी में है तो उसको बैठाते नहीं है और गाड़ी छोड़ देते हैं, भैया बोले हम आपको लिफ्ट नहीं देंगे। ये पुलिस का चेहरा इतना डरावना हो चुका है कि लोग पुलिस को देख के ही भागते हैं। अगर हम दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि दीपक बैज साहब हैं, दूसरी तरफ कश्यप साहब हैं। तो ऐसे में पहले दिनेश कश्यप थे, अब बेदूराम कश्यप जी ये मैदान में हैं। तो ऐसे में कश्यप फैक्टर कितना काम करता है यहाँ पर, और दोनों कैंडिडेट के चेहरे और क्या जेसीसी इतनी मजबूत दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में? मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले बेदूराम कश्यप के पहले भाजपा में दिनेश कश्यप जो जी थे वो बलीराम कश्यप के सुपुत्र हैं और बलीराम कश्यप ने वहाँ के आदिवासियों का, बस्तर के आदिवासियों का दिल जीता था और उनको लोग बहुत मानते थे। उनके ही पुत्र है दिनेश कश्यप और कश्यप परिवार के प्रति लोगों का विश्वास था और कश्यप परिवार के प्रति विश्वास होने के कारण ही और बलीराम कश्यप ने एक ऐसी छवि बना के रखी थी कि लोग इसी कारण वहां पे बलीराम कश्यप के कारण ही जो है भाजपा जो है वो बस्तर में स्थापित भी हुई थी। आधारभूत बात यही है कि उन्हीं कारण स्थापित हुई थी। परंतु बेदूराम कश्यप कितने सफल होते हैं, जीतने में कितने सफल होते हैं और जीतने के बाद वो उस क्षेत्र का कितना विकास कर पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की हम लगातार बात कर रहे हैं जहां बस्तर सीट को हमने बहुत ही डेप्थ में जाकर अनिल जी से समझा है किस तरह से नक्सलवाद वहां पर है, लोग किस तरह की सोच रखते हैं नक्सलियों के प्रति। लोग चाहते तो हैं कि उस क्षेत्र में विकास हो, लेकिन आज तक वहां विकास पुरुष कोई पहुंचा ही नहीं है, यानी विकास करने वाला कोई पहुंचा ही नहीं है। सरकारें अपना काम करने की कोशिश करती हैं लेकिन वहां पर माहौल इतना खौफनाक है, इतना डर है लोगों में कि लोग पुलिस वाले को देखकर भी, जिस तरह से अनिल जी ने भी बताया मनीष, की लोग वहां पर पुलिस वालों को देखकर ही दूर भाग जाते हैं। बस में पुलिस वालों को बैठाया नहीं जाता अगर वो वर्दी में है तो। अब ऐसी स्थिति में वहां का क्षेत्र का विकास कैसे होगा जब 2 से 4 बजे के बीच में लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। समस्याएं बहुत हैं, पलायन हो रहा है। अब जो पढ़ी लिखी पीढ़ी अब जो बाहर निकल कर आ रही है वो चाहती है कि पढ़ाई के बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिले, लेकिन अभी भी क्षेत्र में जो डर है, जो खौफ है, उससे पनप नहीं पा रही जनता। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव 2019 में इस बात का मुद्दा सबसे अहम है कि शिक्षा, बेरोजगारी, लोगों का पलायन, ये मुद्दे तो हर जगह हैं ही, पर बस्तर जो सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है लाल आतंक, नक्सलवाद, जिसके कारण वहां पे विकास नहीं हो रहा। इस बार का लोकसभा चुनाव कोई भी जीते, कोई भी प्रत्याशी आए, पर बात जो है वो है विकास की, क्योंकि अगर 2016 से पहले का अगर ग्राफ देखा जाए तो जो बाहर की कंपनियां वहां पे आती थी उनके भी टेंडर्स वहां पे निरस्त कर दिए जाते थे और कोई टेंडर अगर मिलता था तो उनकी मशीनें, जेसीबी वगैरह सब जला दी जाती थी, सब ध्वस्त कर दिया जाता था और जो मालिक होता था या तो उसे अगवा कर लिया जाता था या डरा धमका के सरकार के पास वापस भेज दिया जाता था। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में देखना यह होगा कि क्या कश्यप फैक्टर वाकई लागू होगा विकास की ओर या फिर मुद्दे जस के तस बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ मुद्दे कई हैं। जनता चाहती है कि विकास हो और जनता उन मुद्दों को भी समझती है जिसके लिए चुनाव होते हैं। हाल ही में जो घटनाएं, नक्सली घटनाएं हुई हैं, उससे यह भी अंदाजा लगाने की हम कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई जो अब कल मत होंगे, मतदान किया जाएगा, वो शांतिपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जो 5 घटनाएं अब तक हुई हैं और आज ही जो आईडी बॉम्ब पकड़ा गया है, इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया है, उससे यह बात साफ हो जाती है कि कल का दिन बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक वहां की पुलिस भी
ले रही होगी और सरकार भी गंभीरता से देख रही होगी। चुनाव आयोग बहुत ज्यादा सख्त मुझे लगता है दिखाई देगा, लेकिन मत प्रतिशत अगर कम होता है तो दोनों ही पार्टियों को, या फिर हम कहें कि तीसरा फैक्टर जो जेसीसीजे उभरकर छत्तीसगढ़ में बाहर आ रहा है, उसे भी नुकसान होगा ही। ऐसे में 100% मतदान हो इसकी गुंजाइश तो बहुत कम है, लेकिन हाँ, कोशिश यही होगी कि आपको सत्ता के महासंग्राम से हम वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचा पाए जो बस्तर सीट के मतदाताओं के लिए जानना जरूरी है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है, आदिवासी वोटर हैं। दोनों ही मुख्य दल यानी कांग्रेस और बीजेपी ने आदिवासी चेहरों को ही आपके क्षेत्र में उतारा है। आप किसे वोट देंगे ये तो आपका निर्णय है, लेकिन जो समीकरण यहाँ के थे, जो यहाँ के विकास के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ की समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें देखकर आप वोट दें, ये आपका हक है और लोकतंत्र के इस पर्व में जरूर हिस्सा लें। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी। नमस्कार।